नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल इजी लर्निंग ईरा में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 को पूछा गया जो प्रश्न है उसके जीके जीएस के बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन में है हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड। तो इसका आंसर है दोस्तों मेंडलीफ। और आवर्त सारणी से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, उसमें कितने आवर्त हैं, उसमें कितने वर्ग हैं, किस पे आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने बनाए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटी जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मेंडलीफ थे, तो मेंडलीफ कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के। आवर्त सारणी कब बनी? तो 1869 में बनी है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? उस समय जो आवर्त सारणी बनी थी उसमें कितने वर्ग थे? तो उस समय कुल 8 वर्ग थे। उसके बाद निष्क्रिय गैस की खोज हुआ और उसके बाद वर्ग हो गए 9। ठीक है। और अभी जो वर्ग है, अभी जो वर्तमान में आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। और इन्होंने जो बनाए थे वो एटॉमिक मास पे है जो डिपेंड था। ठीक है। और अभी जो वर्तमान में जो आवर्त सारणी है उसको सारणीबद्ध किया है मोसले ने। ये कब किया है? 1914 में। अब ये किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे आधारित है। पहले परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, अब परमाणु क्रमांक पे आधारित है। 7 आवर्त हैं, 8 वर्ग होते हैं इसमें। ठीक है। और कुल 118 तत्व जो भी ज्ञात तत्व है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। ये मोटा मोटी आवर्त सारणी के बारे में आपके पास डिटेल है। और ज़्यादा जानकारी है जो 9वीं 10वीं में पढ़ने का है, आप लोग साइंस के जो विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे। जो साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं तो ये सब मूल चीज़ें जान लें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आवर्त सारणी से जुड़े हुए आते हैं, लेकिन ये सब बेसिक जानकारी थी, ये आपके लिए ज़रूरी है। ये देखिए, आवर्त सारणी को इन्होंने ही बनाया था। ये देखिए आवर्त सारणी, कुल 118 तत्व आपको दिख रहा होगा। इसमें 111 नंबर पे है तत्व जो है आरजी, उसको याद रखिएगा, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण से लुप्त प्राय हो रही है? ठीक है। इसका है ऑप्शन आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार, पानी की कमी। ठीक है। तो इसमें देखिए दो चीज़ है। अब आवास विखंडन भी मुख्य चीज़ है इसके लिए, जो विलुप्त हो रही है उसके लिए। और अत्यधिक शिकार यानी कि पोचिंग इज ए विटल रीजन है। तो इसमें क्या है, इसको क्वेश्चन को उस पर मूल परीक्षा से लगता है कि हटा दिया गया था। ऐसे आपको इस तरह के ये अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो अगर आपको अत्यधिक शिकार वाले ऑप्शन रहता है तो वो मारिएगा, ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्यन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, पक्षी विज्ञान। ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। अब बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपसे पूछ देगा कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो इसका होगा माइक्रोबायोलॉजी। कीटों का अध्ययन किस में किया जाता है? एंटोमोनोलॉजी। ये चारों ऑप्शन सही है। पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। तीनों ऑप्शन भी एक एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अक्षर प्रति मीटर है यानी कि कैरेक्टर प्रति मीटर, पंक्ति प्रति मीटर है यानी लाइन पर मीटर, पृष्ठ प्रति मीटर है यानी पेज पर मीटर, शब्द प्रति मीटर है यानी वर्ड पर मीटर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पृष्ठ पर प्रति मीटर यानी पेज पर मीटर। अभी जो आधुनिक प्रिंटर है उसकी क्वालिटी की गणना पेज पर मीटर कितना प्रिंट कर रहा है उसी पे की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन है नाभि रज्जु, भ्रूण, भ्रूणीय मूल, भेद। ठीक है।
तो इसका ऐसे आंसर होगा ऑप्शन डी वेद। अब ये सब है क्या, स्टेम सेल है क्या? स्टेम सेल के बारे में बता देते हैं आपको दोस्तों। स्टेम सेल जो होता है 2 प्रकार के होता है, ठीक है। ये साइंस है, ये इलाज करने की एक स्टेम सेल से इलाज करने की एक तकनीक है। इसके लिए इस पर अभी चल रही है, रिसर्च चल रही है, और बहुत जो आए हैं अभी तक वो बहुत हुआ है। स्टेम सेल जो होता है 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये वयस्क स्टेम सेल होता है, एक भ्रूणीय स्टेम सेल होता है। भ्रूणीय स्टेम सेल को एम्ब्रियो स्टेम सेल बोल सकते हैं। एम्ब्रियो स्टेम सेल को शॉर्ट में ESC लिख सकते हैं, ठीक है। ESC है जो मेन चीज़ है इसमें, ठीक है। अगर ESC यानी भ्रूणीय स्टेम सेल यानी जो व्यक्ति का जन्म होने वाला है उसके माँ बाप अगर ESC को अगर डॉक्टर की मदद से कहीं प्रिजर्व कर देते हैं तो उस बच्चे को अगर भविष्य में कोई कैंसर बीमारी हो जाती है, अल्जाइमर जैसे बीमारी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, सेल है जो डेड होता है, ठीक है। तो इस स्टेम सेल को उसमें प्लांट कर दिया जाता है। उतना तो खैर डॉक्टर बताएंगे आपको ज़्यादा भी डिटेल कि क्या होता है। तो ये स्टेम सेल्स में स्टेम सेल होता क्या है, स्टेम सेल क्या भ्रूण होता है, भ्रूण होता है नया मानव पैदा करने की उसमें क्षमता होती है, ठीक है। तो किसी अंग के खराब हो जाने पे स्टेम सेल के द्वारा इलाज किया जाता है। किसी की आँख कॉर्निया खराब हो गई तो कॉर्निया रिपेयर हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। तो नाभि रज्जु, भ्रूण, भ्रूणीय मूल, ये तीनों से संबंधित है। इसका मेद मतलब होता है फैट, फैट जो है इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कामकाजी आदमी, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों बुद्धिमान आदमी, ठीक है। बुद्धिमान आदमी है ऑप्शन सी में, ठीक है। आइए होमोसेपियंस नाम की मैंने कि थोड़ा जानकारी देता हूँ आपको। इस 1758 में इसकी नाम की उत्पत्ति हुई थी और कार्ल लिनियस ने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। किसने किया था? कार्ल लिनियस ने। कब किया था? 1758 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर के निर्माता और उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम सेट किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसका ऑप्शन है EEPROM, रैम, EEPROM और रोम, ठीक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रोम। रोम में क्या है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रोम का मतलब क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और EEPROM के बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। EEPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप है। अगर ये करता काम क्या करता है, अगर पावर सप्लाई अगर बंद हो जाती है या नहीं रहती है तो भी ये डेटा को अपने आप में कंटेन किए रहता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है रैम। रैम क्या है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए EEPROM बाकी इसमें जो सब है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम इसमें है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। इसमें डेटा को परमानेंट प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे है EEPROM। तो EEPROM और EPROM में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो पहला है इसके लिए आप इलेक्ट्रिकली इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में डेटा का है जो इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। सभी ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। देखिए ये EEPROM का चित्र है, ठीक है। ये भी रोम का चित्र है, ठीक है। रैम जो होता है कंघे जैसा होता है। इसमें देखिए दोनों तरफ से है। रैम में कंघे जैसा ही होता है, सिंगल होता है, उसमें एक पे सेट किया जाता है। हार्डवेयर में पढ़ने का है, जो आप लोग कंप्यूटर साइंस से होंगे वो देखे होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये बहुत ऑप्शन बहुत लंबा है, इसको पढ़ने में समय लगेगा। इसका मैं सीधे आप आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये उल्टा क्यों होता है? ये मस्तिष्क है जो ऐसा, मस्तिष्क जो है इस तरह से इमेजिन करता है, इसलिए इसको उल्टा है। मस्तिष्क के कारण ये उल्टा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चुने, यानी जो डिफरेंट है। 3 है जो एक जैसा है, ठीक है। ऑप्शन है लुब्धक, मंगल ग्रह,
नेपच्यून, शनि ग्रह। इसमें देखिए ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि मंगल, नेपच्यून और शनि जो है ग्रह है और लुब्धक है। लुब्धक को इंग्लिश में बोला जाता है सिरियस। सिरियस एक तारा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लुब्धक यानी कि सिरियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ठीक है, इसमें ऑप्शन है मुसलीपत्तनम, सूरत, गोवा, पुदुचेरी, पांडिचेरी इसको बोलते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा गोवा। गोवा में क्या है, पुर्तगाली थे, वहाँ पुर्तगालियन कॉलोनियल थे था गोवा। ठीक है, और मुसलीपत्तनम, सूरत, पांडिचेरी सभी फ्रांसीसियन कॉलोनी थे। ये फ्रांसीसी हमारे यहाँ आए कब थे, ये बता देता हूँ थोड़ा आपको। ये आए थे 1664 में। ये सबसे बाद में आए थे। देखिए दो तीन चीज़ है, फ्रांसीसी और पुर्तगाली में दो चीज़ है डिफरेंट। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और बाद में गए। ठीक है, फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। ठीक है, इनकी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी फ्रांसीसियों की? सूरत में। और कब खुली थी? 1668 में। दूसरी फैक्ट्री खुली मुसलीपत्तनम में 1669 में। ठीक है, तीसरी फैक्ट्री खुली बंगाल के चंदन में। कब खुली? 1773 में। ठीक है, पांडिचेरी इनका हेडक्वार्टर था। ठीक है, पांडिचेरी इनका हेडक्वार्टर था। आइए सबसे लास्ट में इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री खोली थी और वो खोली थी 1674 में। यानी 10 साल में ये 4 फैक्ट्री खोली है। 1664 में सूरत में, 1669 में मुसलीपट्टनम में, 1673 में बंगाल में और पांडिचेरी में 1674 में। ये पांडिचेरी इनको मिला था बीजापुर के सम्राट से। ठीक है, आपने सुना होगा बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन है समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलना। ठीक है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तट पर मछली पकड़ना। मछली पकड़ने से कोई प्रदूषण नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? वो थोड़ा चारों ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश किसके लिए है? गेहूं और गन्ना, ये दो चीज़ हैं उत्तर प्रदेश में बहुत मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में होता है भारत में। ठीक है, लेकिन प्रति एकड़ अगर प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर पूछ लेगा तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन पे है असम। असम किसके लिए, कौन सी खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। ठीक है, और चौथे ऑप्शन पे है सिक्किम। सिक्किम के लिए भी आपको बताते हैं, अभी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। वहाँ की एक मिर्ची थी, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, अगर हो सकता है पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा। सिक्किम के एक कोई मिर्च है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, कुछ नाम है उसका, उस मिर्च को भी जीआई टैग है जो दिया गया है। जीआई टैग से मार्केटिंग करने में बढ़िया होता है। उसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं डिटेल आपको बताऊंगा। और सिक्किम के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी जीडीपी की खूब चर्चा होती है। ठीक है, तो जीडीपी में अभी जो राज्यों में अगर डिवाइड किया जाए तो सबसे ज़्यादा है दिल्ली में जीडीपी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जीडीपी का है दिल्ली का है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे यही है सिक्किम, याद रखिएगा दूसरे नंबर पे सिक्किम है। राज्य छोटा है लेकिन काम बड़ा बड़ा कर रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? ठीक है, ऑप्शन है विल्हेम रोएंटजेन, लेना वार्ड, मैरी क्यूरी, विलियम क्रूक्स। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए रोएंटजेन। एक्सरे की खोज किसने किया था? रोएंटजेन ने। ये कब किया था इन्होंने? ये एक्सरे का आविष्कार किया था 1895 में। आपको मालूम होगा कि कोई सी बीमारियां होती है, हड्डी टूटना ऐसा कुछ भी होता है तो एक्सरे तुरंत करवाना पड़ता है। यानी बहुत मैंने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति आ गई एक्सरे से के निर्माण से। ठीक है, और ई एक्सरे के निर्माण के लिए जब 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया तो इनको रोएंटजेन साहब को एक्सरे के निर्माण के लिए 1901 में रोएंटजेन पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपको ये बताया था मैंने कि आवर्त सारणी में 111वें नंबर पर जो तत्व को रखा गया है उसको याद रखिएगा। तो 111वां तत्व है जो इन्हीं के सम्मान में, जब 111वां तत्व की खोज हुई तो रोएंटजेन के सम्मान में ही उस तत्व का नाम रोएंटजेनियम रखा गया। ठीक है दोस्तों, 111वें नंबर पे है। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो जाएगा कि रोएंटजेनियम 111वें नंबर पे है।
और रोएंटजन के सम्मान में ही उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन लिया गया है दोस्तों जर्मनी से। ठीक है, ऑप्शन सी में जर्मनी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। ठीक है। और देखिए यूएसए से क्या क्या लिया गया है? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लिया गया है, कम से कम 7-8 चीज़ें हैं जो यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो बता देता हूँ मैं आपको। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से लिया गया है। ठीक है। और एक आप लोग जानते होंगे मौलिक अधिकार जो है, नागरिक मौलिक अधिकार है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भी है जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। दूसरे नंबर पे है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या हमको लिया गया है? मुख्य चीज़ें हैं, देखिए नागरिकता, एकल नागरिकता जो है हमारे यहाँ जो प्रावधान है नागरिकता का, एकल नागरिकता का यूके से के संविधान से ही लिया गया। ठीक है। हमारे यहाँ जो कानून निर्माण प्रक्रिया होती है यानी विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी यूके के संविधान से ही लिया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली है, ये भी यूके के संविधान से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो जो हमारा केंद्र में मंत्रिमंडल होते हैं, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संघात्मक जो पद्धति है हमारे यहाँ, संघ प्रमुख होता है, माने राज्यों पे है जो संघ को प्रायोरिटी देती है, जी नहीं, केंद्र की वो पूरे देश में शासन करती है। तो संघात्मक जो प्रणाली है ये कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का जो पद है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया है, सब है जो, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ऑप्शन में है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन होना चाहिए था, बजे ग्रीन लिखा हुआ, फिर कोई बात नहीं है, जॉन ग्लेन। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरी गागरिन है जो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले मानव थे। ठीक है। अब ये कब किया था उन्होंने? 12 अप्रैल 1961 को किया था। और ये कौन थे? उसमें सोवियत संघ, माने कि अभी रूस जो है वो बंटवारा नहीं हुआ था, कंबाइंड रूस था, उसको सोवियत संघ बोलते थे। तो सोवियत संघ के एयरफोर्स में ये पायलट थे, कॉस्मोनॉट भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यूरी गागरिन के इतनी सारी तस्वीरें हैं, देख लीजिए चेहरा, यही है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भ्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन है रूट ऑयल, हेमेटाइट, चूना पत्थर, पिंच ब्लेड। देखिए हेमेटाइट से तो लोहा होता है, और ये पिंच ब्लेड से यूरेनियम होता है, रेडियम भी उसी से होता है। ठीक है। यूरेनियम के जो खनिज है पिंच ब्लेड, रेडियम भी उसी से निकाला जाता है। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके लिए एक चीज़ दिलचस्प चीज़ मैंने पढ़ा था कहीं, आपको बता देता हूँ। इसमें 1 टन पिंच ब्लेड से, यानी कि जो यूरेनियम का अयस्क है, 1 टन पिंच ब्लेड से 1 ग्राम का 7वां भाग रेडियम प्राप्त होता है। ठीक है। यानी 1 टन बहुत मायने रखता है, 1 ग्राम भी नहीं, 1 टन में 1 ग्राम भी नहीं निकलता है, उसका 7वां भाग निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हाई हिट ओवरहेड शॉट है? इसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। ऑप्शन है स्मैश, गुड शॉट, हेयर पिन, शॉर्ट ड्राइव। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों स्मैश। और ये जो गुड शॉट, हेयर पिन और शॉर्ट ड्राइव है, ये तीनों जो शब्द हैं ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। यानी ऑप्शन में दिए गए चारों शब्द जो है याद रखिएगा, चारों शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। स्मैश के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि ओवरहेड शॉट है ये। इस क्वेश्चन देखते हैं, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन है मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। नाम अशोक है तो मुगल वंश तो होगा नहीं, एक गुप्त जो नहीं जानते होंगे इनके लिए ये सब होगा। एक ऑप्शन तो यूं ही छट रहा है, लेकिन इसका आंसर है मौर्य वंश। ठीक है। और ये जो अशोक थे, इनका ये जो शासनकाल था ये 268 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। आज देखिए आप देखे होंगे सिक्को इक्को पे राष्ट्रीय स्मारक जो 4 मुंह वाला शेर है, जो 3 एक तरफ से दिखता है एक बार में, ये इन्होंने सारनाथ में ये बनवाए थे, स्तंभ के ऊपर में वो शेर बना हुआ है, मैंने जाके देखा भी है वहाँ। और उसी को है जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने अपनाया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया? तो शाहजहां द्वारा करवाया गया दोस्तों जामा मस्जिद, ऑप्शन बी में है जामा मस्जिद, दिल्ली में है, जो मुगल सम्राट शाहजहां ने बनाया है। अब बादशाही मस्जिद क्या है? बादशाही मस्जिद है जो लाहौर में है, इसको औरंगजेब ने बनाया। औरंगजेब ने स्थापत्य कला के मान क्षेत्र में बहुत कम काम किए हैं, लेकिन याद रखिएगा बादशाही मस्जिद जो लाहौर में चला गया बंटवारे के बाद, औरंगजेब ने बनाया है। ठीक है, जामा मस्जिद तो ये हो गया शाहजहां। ऑप्शन सी में है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में है। काबुली बाग मस्जिद जो है, जो ये आपको बता देता हूँ मैं आपको, ये बाबर ने बनाया है। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में कहाँ है? पानीपत में। जब 1526 में पानीपत में जो पहली युद्ध हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो इब्राहिम लोदी की हार हुई, अब देश में मुगल वंश की स्थापना हुई, तो ये पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाया था। ठीक है, और उसका नाम रखा काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, और काबुली बाग मस्जिद क्यों रखा? क्योंकि उनकी पत्नी, वो मुस्तत काबुली करके नाम था कुछ उनका, मुस्तत काबुली बेगम, उन्हीं के नाम पे ये काबुली बाग मस्जिद रखा गया, अपनी पत्नी के नाम पे उन्होंने इसका नाम रखा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है किला कुहना मस्जिद। किला कुहना मस्जिद दिल्ली में है, लेकिन किला कुहना मस्जिद दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में सुने होंगे पुराना किला कहाँ है? ये मेरे को एक आरआरबी में पूछा था, तो मैं उसमें बना नहीं पाया था, मेरे को गलत हो गया था, मेरे को ऑप्शन नहीं आता था, दिल्ली मार दिया था मैंने। लेकिन ये दिल्ली में नहीं है, अगर दिल्ली से बाहर में है, ये मथुरा के रोड पे है, और इसका आंसर मथुरा रहेगा। अगर तो मथुरा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, पुराना किला के अंदर में ही एक किला, एक कुहना मस्जिद बना हुआ है, और ये इसको शेष शाह सूरी कह रहे हैं कि बनाया था 1541 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो पुराना किला है इसका निर्माण भी शेरशाह ने किया था, लेकिन फिर बाद में वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो शासनकाल अल्प समय का था। फिर वापस हुमायूं को हरा करके वो बने थे, वापस हुमायूं आ गया था, तो हुमायूं ने इस किले का नाम पूरा, दीन पनाह सुने होंगे, दीन पनाह नगर का किसने बनाया था? ड्रीम प्रोजेक्ट था हुमायूं का, दीन पनाह नगर। तो ये पुराना किला और ये किला कुहना मस्जिद, ये उसी ड्रीम प्रोजेक्ट का था। ठीक है, ये देखिए, ये काबुली बाग मस्जिद का तस्वीर है, ये जो बाबर ने बनाया है पानीपत में। ठीक है, ये ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, देखिए अभी वर्तमान में इसका अस्तित्व ऐसा है। ठीक है, ये जो किला कुहना मस्जिद है, जो आपको मथुरा रोड पे है, पुराना किला में। ठीक है, जमुना नदी के किनारे बना हुआ पुराना किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कब सिलोन को किस वर्ष, श्रीलंका या सिलोन को किस वर्ष, श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन, सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? ये क्या है? ब्रिटिश कॉलोनी था, ये ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम का भी हिस्सा था। इसका क्या है बता देता हूँ मैं। श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में, यानी हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उसके बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, यानी 1 साल के बाद। ये इसका श्रीलंका का रिपब्लिक कब बना ये बताता हूँ आपको। ये रिपब्लिक बना 1974 में, यानी गणतंत्र बना। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? ठीक है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनिया, पानी, नमक, चीनी। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है नमक का सूत्र है, इसका राइट आंसर होगा नमक। नमक में देखिए मैं बताता हूँ आपको, 100 ग्राम जो नमक होता है उसमें 39.34 ग्राम सोडियम होता है। Na से सोडियम और Cl से क्लोरीन, क्लोरीन गैस है, तो इसमें 39.34 ग्राम है जो सोडियम होता है, और 60.60 ग्राम क्लोरीन होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये हवा से भी हल्की होती है अमोनिया। रामखेलिया, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बिहार। ये रामखेलिया जो है बिहार का लोक नृत्य है। और बिहार का कुछ और भी लोक नृत्य है, जैसे जट जटिन आपने पढ़ा होगा, ये झारखंड में भी आता है ये, लेकिन बिहार में भी ये होता है। जट जटिन, कजरी, सोहर नृत्य जो बच्चे पैदा होते हैं उस समय गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। झिंझियन नृत्य, ये सब बिहार से, झिंझियन, जट जटिन, कजरी, सोहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा?
ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन बी, आधी घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया? बड़े बड़े ऑप्शन हैं, इसका ऑप्शन सीधे आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाल रक्त कोशिका। ठीक है, इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है वो थोड़ा सा बताया था मैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल, दो चीज याद रखिएगा, जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़ करके सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं में, कुछ जंतु कोशिका जीव द्रव में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, माने ये जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़ के सभी पादप और जंतु कोशिकाओं, कोशिका यानी सेल, सभी के सेल के जो सेल लिक्विड होता है उसमें ये पाया जाता है। और ये काम क्या करता है? तो एक काम करता है कि कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाता है, यानी सेल के हर हिस्से में एनर्जी पहुंचाने का काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। गोलाकार झिल्ली जैसी एक संरचना होती है, आप लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे तो पढ़ा होगा आपने, मुझसे बेहतर पढ़ा होगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र। देखिए ये शुक्र है, बुध और शुक्र को है जो इनर प्लैनेट कहा जाता है। इनर प्लैनेट देखिए जो सूर्य है, सूर्य से मैंने सबसे पहले सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है। ठीक है, तो पृथ्वी से जो बाद जो आते हैं दूरी के क्रम में ज़्यादा दूरियाँ होती हैं, इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं, इसको इनर प्लैनेट यानी क्या बोले इनर प्लैनेट को, अंदरूनी ग्रह बोलिए, अंदरूनी ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आज जो ये दोनों जो अंदरूनी ग्रह है और इसके है जो कोई भी है जो नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है इसके, समझे। ऑप्शन बी है मंगल। तो मंगल के क्या है, मंगल के क्या है, दो है जो टीनी नेचुरल सैटेलाइट है, छोटे छोटे नेचुरल सैटेलाइट है। पृथ्वी का तो है ही है आपको चंद्रमा उपग्रह, और मंगल का दो है। ठीक है, फोबोस और डिवोस। ठीक है, ये जुपिटर, जुपिटर का सबसे ज्यादा है 79। भारत के प्रधानमंत्री के पद नामित के लिए पद हेतु नामित के लिए किए जाने वाले एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए बहुत ऑप्शन घुमा फिरा के दिया हुआ है। 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए इसमें अगर देखा जाए तो दो सही हो जाएंगे। 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है और 25 वर्ष यदि लोकसभा का सदस्य, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ आपको, प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई एज निर्धारित नहीं है। ठीक है, वो लेकिन प्रधानमंत्री होता कौन है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता जो होता है उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति है जो उसको शपथ दिलाता है। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने की आयु आपको याद होना चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य वही बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 साल हो, और राज्यसभा का सदस्य वही बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 साल हो। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री वो व्यक्ति भी बन सकता है जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीना के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ठीक है, इसके लिए देखिए प्रधानमंत्री उसी को बनाया जाता है जो कम से कम लोकसभा का सदस्य बनेगा, 25 साल से कम वाले को तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर उनको राज्यसभा से आना है तो 30 साल से कम वाले नहीं हो सकते। ठीक है, वो खुद डिसाइड करते, 25 से नीचे का नहीं हो सकता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक के सभी खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया? ओलंपिक खेल के सभी प्रतिस्पर्धाओं में सभी कंपटीशन में हिस्सा लिया किस वर्ष? ऑप्शन है 1920, 2012, 2014, 1960। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1912। 1912 में जो क्या है सभी प्रतियोगिताओं में जितने भी प्रतिस्पर्धा उसमें शामिल थे, सभी प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं ने भाग लिया था, और 12 में ही है जो
वुमेन बॉक्सिंग को भी शामिल किया गया था। ठीक है, अब महिलाओं ने सबसे पहले कब भाग लिया था? 3 क्वेश्चन देखिए हो गया। वुमेन बॉक्सिंग को 2012 में शामिल किया गया था। 2012 में ही महिलाओं ने सभी कंपटीशन में भाग लिया था। महिलाओं ने फर्स्ट बार कब भाग लिया था? तो 1900 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान, स्लोवाकिया, ब्रुनई। इसका आंसर होगा दक्षिणी सूडान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन जीव संरक्षण परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1973, 1978, 1982। इसका राइट आंसर होगा 1973। कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। 1973 इसका आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। ठीक है, चीन, ये एक्चुअल में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी चीन से ही निकलती है। ठीक है, चीन के मानसरोवर से निकलती हैं और ये भारत में आती हैं, फिर भारत से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और बता देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा भारत में जो एरिया है इसका असम है, और असम के ये 2 भागों में, असम के बीच से डिवाइड करता है, ये 2 भागों में डिवाइड करता है पूरा असम को। ये बाढ़ आने का कारण असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंटरेस्टिंग है, इसको परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। भारत में जितनी भी नदियाँ हैं सभी स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, लेकिन नर्मदा एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग पे है। ठीक है, आज बस इतना ही है। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।